हेलो गाइस, शुभ संध्या। फिजिक्स स्मार्ट स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आर.के. श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारी पहली यूनिट चल रही है स्थिर वैद्युत की, उसमें हमारा जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। यह हमारा दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 हमारा है गॉस की प्रमेय, या इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है गॉस की प्रमेय। दोनों ही हमारा ठीक है। इसको बोलेंगे गॉस लॉ, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। हम यहाँ थ्योरम ही लिख देते हैं, थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है हमारी? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? इसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं, एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि किसी समतलीय क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अवलंब को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसे ए से डिनोट करते हैं, इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा गाइस, यहाँ क्या करना है हमें कि किसी समतलीय क्षेत्रफल पर, ये मान लीजिए कोई हमारा समतलीय क्षेत्रफल है ए, इससे बाहर की ओर खींचे गए अवलंब को हमने कहा है क्षेत्रफल सदिश। तो किसी समतलीय क्षेत्रफल से बाहर की ओर खींचे गए अवलंब को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसे ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए, जब हम इससे समतलीय क्षेत्रफल से जब अवलंब को बाहर की ओर खींचेंगे तो यहाँ पर जो इसका एकांक सदिश होगा वो होगा हमारा एन कैप, जिसे हम कहते हैं एकांक सदिश। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा इसका फॉर्मूला आएगा निकलकर कि क्षेत्रफल सदिश का, वह होता है ए वेक्टर बराबर एन कैप डॉट ए। यह होता है हमारा क्षेत्रफल सदिश का फॉर्मूला। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा आ जाता है घन कोण। घन कोण क्या होता है? इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है हमारा? देखिएगा, सॉलिड एंगल में सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन बहुत जरूरी है याद करना। डेफिनेशन हम इतनी सिंपल साधारण लिखवाते हैं कि आपको याद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। घन कोण क्या होता है? गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। इसे इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, ये कोई हमारा क्या है, गोले के पृष्ठ, ये कोई गोला है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर उसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर, ये केंद्र इसका क्या है ओ, यहां से आर दूरी पर ये हमारा क्षेत्रफल क्षेत्रफल है, ये इसका है क्षेत्रफल डी ए। तो यहां पर जो हमारा ये आर दूरी है, यहां पर एक सूक्ष्म कोण बनेगा जिसे हम कहते हैं घन कोण, अर्थात सॉलिड एंगल। यही होता है हमारा घन कोण। अर्थात डेफिनेशन भी हमारी यही कह रही है कि गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। ये देखिएगा गाइस, इसके केंद्र पर ही बना है, यही हमारा क्या है, घन कोण। ये सूक्ष्म होता है, इसलिए हम सूक्ष्म घन कोण भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो घन कोण का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है? घन कोण बराबर होता है डी ओमेगा बराबर होता है हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अपॉन होता है हमारी त्रिज्या। क्षेत्रफल अपॉन क्या होता है? त्रिज्या। और वो भी त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या का स्क्वायर होता है। त्रिज्या का क्या होता है? स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाता है डी ओमेगा बराबर क्षेत्रफल हमारे पास है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं जो गोले का हमारा क्षेत्रफल होता है, डी ए की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वह होती है 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ क्या करना है हमें? इसी फॉर्मूले में जो हमारा डी ए है, जो क्षेत्रफल है गोले का, उसका फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ इसकी वैल्यू लगाएंगे, कितनी हो जाएगी गाइस? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
डी ओमेगा जो बराबर आ जाएगा वो आएगा हमारा 4 पाई। यही होता है हमारा घन कोण का फॉर्मूला। और इसका जो मात्रक होता है, घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन स्टेरेडियन होता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। अब घन कोण के बाद अब हम पढ़ेंगे इसी क्रम में वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं इसको। और वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और सुनिएगा गाइस। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, ये कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में, ये कोई वैद्युत क्षेत्र में हमारा क्या है, कोई पृष्ठ स्थित है। ये कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है। इससे होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है ई। इस वैद्युत क्षेत्र ई में कोई पृष्ठ रखा हुआ है। इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें क्या करना है? फाई ई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। फाई ई बराबर क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। हमें क्या करना है? फाई ई बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इंटू डी ए, ई डॉट डी ए। ये ई डॉट जो डी ए है यही हमारा कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, अब वो भी हम निकालना सीखेंगे। वैसे तो हम लिख सकते हैं इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, लेकिन इसका जो मात्रक निकालने का सिंपल तरीका है वो भी हम आपको शेयर कर देते हैं आपके साथ। मात्रक रटने की आवश्यकता नहीं होती है। मात्रक अगर हमें डेफिनेशन क्लियर है हमारी, हमें फॉर्मूला पता है, तो हम मात्रक भी आसानी से निकाल सकते हैं। और जब हमें फॉर्मूला याद है तो मात्रक और विमा भी कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हो। तो हम मात्रक निकालेंगे। वैसे तो मात्रक हमने लिख ही दिया है, बट हम फिर भी ये मात्रक कैसे आए वो भी आपको सिखाते हैं। जो फाई ई हमारा वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, ई डॉट डी ए। आप जानते हो जो ई होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू। और डी ए जो होता है वो हमारा क्षेत्रफल होता है। तो आप जानते हैं इसका जो मात्रक निकल के आता है, एफ का मात्रक न्यूटन और सी क्यू का मात्रक होता है कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो हमने क्या करा इसमें, न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो हमारा मात्रक बन के आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यही होता है हमारा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब हमें क्या है, इसकी विमा भी निकाल सकते हैं हम आसानी से। विमा जब निकालेंगे तो क्या होगा, आपको मात्रक पता होना चाहिए तो विमा भी आसानी से निकल जाएगी। मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। हमें क्या करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। हमें न्यूटन की पहले विमा लगानी है। बल की विमा क्या होती है, एम एल टी की पावर -2, और मीटर हो गया एल का स्क्वायर अपॉन जो कूलाम होता है वह हो गया हमारा 80। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऊपर ले जाना है, तो ये हो जाएगा m। अब देखिएगा l और एल स्क्वायर, एल की पावर हो जाएगी 3, पॉजिटिव रहेगी, प्लस की रहेगी क्योंकि 2 प्लस का है, ये भी प्लस का है। टी की पावर जब ये ऊपर जाएगा तो अपने ऊपर इनवर्स लेके जाएगा, तो ये हो जाएगी टी की पावर -3, और ये ए जब ऊपर जाएगा तो अपने ऊपर इनवर्स लेके जाएगा, ये बोला जाएगा ए इनवर्स। यही होती है हमारी वैद्युत फ्लक्स की विमा। ये वैद्युत फ्लक्स की विमा होती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, गॉस का नियम भी हम कंप्लीट करेंगे।
अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं गैस की प्रमेय, या इसी को हम कहते हैं गॉस का नियम। गॉस का नियम, गॉस थ्योरम, इसको इंग्लिश में कहते हैं गॉस थ्योरम। अब हम गॉस की थ्योरम में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें गॉस का नियम पता होना चाहिए। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध मतलब चारों ओर, परिबद्ध मतलब चारों ओर कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो हमें कहने का तात्पर्य है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो Q का 1/ε0 गुना होता है। यही हमारा कहलाता है कूलाम का नियम। फिर से सुनिएगा गाइस, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई E बराबर Q/ε0 गुना, यही इसका प्रमेय होती है। अब हमें इसका जो प्रमेय है, हमारी गॉस की प्रमेय, इसका अब हमें करना है प्रूफ कि वास्तव में प्रूफ करके कैसे होती है, ये कैसे आता है ये। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले देखिए, ये कोई हमारा एक बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है और ये काल्पनिक होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसमें डायग्राम को किसी प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि ये पृष्ठ जो होता है वो काल्पनिक पृष्ठ होता है। हमने ये कोई एक माना किसी बंद पृष्ठ ए के अंदर, ये कोई हमारा बंद पृष्ठ है ए, इसके अंदर कोई एक हमारा बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है। कोई बिंदु O है जिस पर क्या है? प्लस Q आवेश है। इस बिंदु O से R दूरी पर पृष्ठ पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें कोई बिंदु P स्थित है जिसके चारों ओर अल्पांश क्षेत्रफल dA है। इसके चारों ओर अल्पांश क्षेत्रफल क्या है? dA। इसकी दूरी है, इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। ये जो है हमारा वो क्षेत्रफल अवयव dA है। ये जो होता है क्षेत्र की तीव्रता को बताता है E, और यहीं पे है एकांक सदिश n कैप, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है हमारा थीटा। वैद्युत क्षेत्र E और एकांक सदिश के जो बीच में एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है? थीटा है। यहाँ से जो O से बिंदु O से P तक की जो दूरी है वो है हमारी R, त्रिज्या R है। यहाँ पर जो अभी हमने पिछली अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, कि जो हमारा केंद्र पर आंतरिक कोण होता है वो घनकोण कहलाता है, और ये सूक्ष्म कोण होता है, तो ये हो गया हमारा घन कोण डी ओमेगा। अब हमें क्या करना है? इसको हम ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। आपने देखा होगा प्राय किताबों में ये दिया रहता है, ये ऐसे आकृति बनाने के लिए। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है डी फाई ई बराबर होता है हमारा ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा होता है हमारा, ये हमारा इस तरीके से आकृति इसको दिखा सकते हैं, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। अब जो हमारा होता है वैद्युत, अतः अब लिखे इसमें क्या है कि अतः क्षेत्रफल अवयव डीए से, जो क्षेत्रफल अवयव हमारा डीए है से बाहर की ओर गुजरने वाला दिष्ट वैद्युत फ्लक्स, जो दिष्ट वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या इसी को हम बोलेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ये हो जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है ई और डी ए के बीच का। अब यहाँ पर क्या है? बंद क्षेत्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा फाई ई बराबर, हम जानते हैं जो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसमें हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम लगाएंगे। उससे पहले जो बंद क्षेत्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, ये होता है बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे इसको हमने दिखा दिया बंद इंटीग्रेशन, तो यहाँ ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा।
अब हम जानते हैं जो E होता है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने पढ़ा है। वह हमारा जो व्यंजक आया था निकलकर वो हमारा आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर, अब हम इसको ना मान के हम इक्वेशन नंबर 1 इसको मानेंगे। यहाँ इस जो ई की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ। समीकरण 1 से हमारा जो ई की वैल्यू है वो हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई की वैल्यू लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और हमारा इंटू डी ए कॉस थीटा चल रहा है साथ में। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन है जिसका जो हमें कॉमन करना है वो बाहर निकाल लीजिए। मतलब हमें क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर करना है। तो हम बोल सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर किया और होल इंटीग्रेशन, इसको होल इंटीग्रेशन ही बोलते हैं, बंद वैद्युत फ्लक्स का जो इंटीग्रेशन है हमारा वो होल इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा था इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो होता है वो इंटीग्रेशन डी ओमेगा के बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं घनकोण। और घनकोण की भी अपनी एक वैल्यू होती है जो हम अभी पढ़ चुके हैं, वो होती है हमारी 4 पाई। इसको हम इसी क्रम में लिखते हुए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पूरी ये वैल्यू हो जाएगी डी ओमेगा के। डी ओमेगा का भी हम मान लगा देंगे तो ये हो जाएगा फाई ई, यानी कि वैद्युत फ्लक्स चल ही रहा है हमारा साथ में, और क्या हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारी है 4 पाई। यहाँ हम 4 पाई लगा देते हैं, 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और फाई ई बराबर फाइनली हमारा आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है हमारा गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। सबसे मेन बात आपको और बतानी है कि जो गॉस थे वो जर्मन वैज्ञानिक थे। इनका जो पूरा नाम था 1835 में इन्होंने अपना ये नियम दिया था, और जो गॉस थे हमारे वो जर्मन वैज्ञानिक थे। 1835 में इन्होंने अपना जो नियम दिया था, थ्योरम दी थी, और सबसे खास बात इनका जो नाम था वो था कार्ल फ्रेडरिक गाउस या कार्ल फ्रेडरिच गाउस, ये इनका पूरा नाम था। तो गाइज कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये गॉस की प्रमेय पूरी कराई है। आप इसको देख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कराया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।